ताप ही नहीं, शक्ति और शीतलता भी आवश्यक है। ताप की उपयोगिता और शक्ति सभी को विदित है। चूल्हा और दीपक की आग जलाए बिना दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। सूर्य का ताप कपड़े सुखाने से लेकर मौसम गर्म करने, उजाला फैलाने, पेड़ पौधे उगाने, बादल वर्षा की व्यवस्था करने तक असंख्य कार्य पूरे करता है। कल कारखानों से लेकर रेल मोटर तक ताप के प्रभाव से चलते हैं। तार, रेडियो जैसे साधनों में बिजली का ताप ही काम करता है। धूपबत्ती जलाने से अग्निहोत्र तक और विवाह से लेकर अंत्येष्टि तक सभी कर्मकांडों में अग्नि की साक्षी आवश्यक है। स्पष्टतः गर्मी हमारे जीवन का प्राण है। यह नहीं भूल जाना चाहिए कि शीत का महत्व भी ताप से कम नहीं है। जाड़े के दिनों में हमारा स्वास्थ्य हर ऋतु से अधिक अच्छा रहता है। जीवन विकास में ताप की उपयोगिता कितनी ही क्यों ना हो, पर उसकी सुरक्षा और स्थिरता में शीत को ही प्रधानता देनी पड़ेगी। ठंडे देशों के निवासी गर्म क्षेत्रों में रहने वालों की तुलना में कहीं अधिक स्वस्थ, सुडौल और सुंदर पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, वे दीर्घजीवी भी होते हैं। मस्तिष्क को ठंडा रखने पर सदा से जोर दिया जाता रहा है। सिर पर छतरी, टोपी लगाने का महत्व इसी दृष्टि से है कि उसे धूप गर्म ना करने पाए। तेल, चंदन आदि लगाने की बात इसलिए सोची जाती है कि सिर ठंडा रहे। विचारों में शांति और संतुलन की बात को मस्तिष्कीय शीतलता का प्रमाण समझा जाता है। शिवजी के सिर पर चंद्रमा की स्थापना और गंगा प्रवाह का पौराणिक अलंकार यही बताता है कि महान मस्तिष्क की शीतलता के साथ जुड़ी हुई है। उत्तेजित, उद्विग्न, चिंतित और आवेशग्रस्त सब मनुष्य अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारते और बेमौत मरते हैं। योगी, यति आदि हिमालय जैसे शीतल प्रदेश में अपनी तपश्चर्या करते हैं ताकि उस सौम्य वातावरण में आत्मबल का विकास अधिक सरलतापूर्वक संभव हो सके। स्नेह, सद्भाव, सौजन्य, मधुरता व मृदुलता जैसी कोमल सत्प्रवृत्तियों को हिमानी शीतलता के साथ तौला और सराहा जाता है। चंद्रमा की शीतल किरणों में अमृत घुला होने की चर्चा चिरकाल से सुनी जाती रही है। स्नेही स्वजनों को कलेजे से लगाने में छाती ठंडी होती है। धन संपत्ति को तरावट की संज्ञा दी जाती रही है। पौष्टिकता प्रदान करने वाले पदार्थ तर माल कहे जाते हैं। चाय, कॉफी जैसे गर्म पेयों का प्रचलन कितना ही बढ़ चढ़ क्यों ना गया हो, मलाई की बर्फ, सोडा शरबत आदि की खपत भी कम नहीं है। मौसम जरा सा गर्म होते ही बर्फ एक दैनिक आवश्यकता बन जाती है। गर्मी के दिनों में लोग पहाड़ों पर भागते हैं और कूलर लगाकर काम चलाते हैं और पानी से भीगे खस के पर्दे दरवाजे पर टांगते हैं। बिजली और हाथ के पंखे गर्मी को ठंडक में बदलने के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। बार बार हाथ मुंह धोने और नहाने की ज़रूरत इसलिए ही पड़ती है। गंगा, यमुना जैसे सरिता सरोवरों का स्नान पुण्य फलप्रद इस मायने में तो है कि उसकी ठंडक की अनुभूति तत्काल होती है। यह सामान्य जीवन में शीत की उपयोगिता की बात हुई। विज्ञान अब ऐसे शोध प्रयासों में लगा हुआ है जिनके सहारे दीर्घ जीवन से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक के अगणित महत्वपूर्ण प्रयोजनों को शीत के सहारे पूरा किया जा सके। सन 1967 में एक अमेरिकी अध्यापक जेम्स वेडफोर्ड को उसकी इच्छा अनुसार मृत्यु के उपरांत दफनाया नहीं गया है, वरन उसके शरीर को शीत से जमाकर इसलिए सुरक्षित रख दिया गया है कि समयानुसार उस मृत शरीर को गर्म करके पुनर्जीवित किया जा सके। शरीर में नाइट्रोजन द्रव को -196 के तापक्रम पर जमाया जाता है, जबकि पानी 0 डिग्री से ग्रे पर ही जम जाता है। बूढ़े या मरणासन लोगों को शीत की स्थिति में बहुत वर्षों तक रखने के बाद
उनके शरीर की थकान दूर की जा सकेगी और उनमें विश्राम लाभ के कारण पुनः नवजीवन जैसी चेतना उत्पन्न की जा सकेगी। ऐसा विश्वास शरीर विज्ञानियों को हो गया है और वे उपर्युक्त सिद्धांत को कार्यान्वित कर सकने का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। रूसी वैज्ञानिक पी वेरामेत्येव ने मछलियों को वर्षों तक शीत प्रसुप्त रखने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करने में सफलता पाई है। इस संदर्भ में एक नया रसायन प्रकाश में आया है, एंटीमेटाबोलाइट्स। इसे किसी शरीर में पहुंचाकर जीव कोशों की अधिकांश प्रक्रियाएं स्थिर की जा सकती हैं। यदि इस दिशा में एक कदम और आगे प्रगति हो सके और अधिकांश को संपूर्ण में परिणत किया जा सके, तो शीत प्रसुप्ति का कार्य इस रसायन के प्रयोग से भी संभव हो सकता है। तब जर्जर शरीरों को बहुत दिनों तक विश्राम की स्थिति में रखकर उनकी थकान मिटाई जा सकेगी और कायाकल्प जैसा लाभ मिल सकेगा। फ्रांसीसी विज्ञानवेत्ता जीन रोस्टेन ने पता लगाया था कि सुषुप्ति के समय विश्राम देने और जीवन कोशों की रक्षा करने का प्रयोजन उस स्थिति में सहज उत्पन्न होने वाला रसायन ग्लाइस्कॉल पूरा करता है। लंबे समय की सुषुप्तावस्था उत्पन्न करने में एक भय यह है कि कहीं सोने वाले के खून में शीत की अधिकता के कारण थक्के न बनने लगे। सभी जानते हैं कि रक्त में उत्पन्न हुए थक्के हृदय की गति को रोककर मरण संकट उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए सोचा यह गया है कि लंबे समय तक सोने वाले के शरीर से सारा असली रक्त निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर नकली रक्त भर दिया जाए। नकली रक्त अब बनने लगा है। ग्लूकोज, नमक, ऑक्सीजन तथा दूसरे रसायनों को मिलाकर ऐसा द्रव बना लिया गया जो रक्त की जगह काम दे सकता है और उसमें थक्के बनने की आशंका नहीं रहती। शीतलता उत्पन्न करने वाले तरल रसायनों में डाइमेथिल सल्फॉक्साइड मुख्य है। इसे संक्षेप में DMSO कहते हैं। दान में मिले नेत्र, गुर्दे आदि अवयवों को किसी दूसरे के शरीर में फिट करने के लिए देर तक सुरक्षित रखना पड़ता है। इस स्थिति में अंगों की सड़न बचाने के लिए DSO का प्रयोग अभीष्ट प्रयोजन को बहुत सरल बना देता है। मेंढक गर्मियों में गहरे कीचड़ में धंस जाते हैं और कीचड़ के साथ साथ स्वयं भी सूख जाते हैं। इस स्थिति में वे लगभग मृत जैसी सुषुप्ति में पड़े रहते हैं, किंतु बहुत ही मंद गति से धड़कन तब भी चलती रहती है। वर्षा होने पर कीचड़ नरम होती है तो इन मेंढकों में भी जीवन लौट आता है और शरीर को पूर्ववत सक्रिय बनाने के लिए वे टर्राने लगते हैं। कई जाति की मछलियां और सांपों को भी इसी तरह लंबी सुषुप्ति में पड़े हुए पाया गया है। बर्फीले प्रदेश में रहने वाले भालू भी कड़ाके की सर्दियों में किसी गुफा में जाकर लंबी नींद लेते हैं। निम्न ताप्तोत्पादकी क्रायोजेनिक्स के आधार पर मौत ही नहीं, बुढ़ापे पर भी नियंत्रण कर सकना संभव हो सकेगा। इस विश्वास के साथ आज के वैज्ञानिक इन प्रयोगों में तत्परता पूर्वक लगे हुए हैं। शरीर को ताप की एक सीमा तक ही आवश्यकता होती है। यदि उसकी मात्रा बढ़ने लगे तो विपत्ति खड़ी हो जाती है। बुखार शरीर में बढ़े हुए ताप का ही नाम है, जिसके कारण काया 2-4 दिन में ही चकमका जाती है। ब्राह्म्य जीवन में भी यही बात है। वातावरण गर्म होने से हलचलें बढ़ती हैं और शक्ति का अनावश्यक क्षरण होता है। शीत में अपने ढंग की क्षमता मौजूद है और वह हमारे लिए अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, न केवल शारीरिक और मानसिक, वरन भौतिक जगत में भी शीत की शक्ति अब अधिक अच्छी तरह पहचानी जाने लगी है। भविष्य में अंतर्ग्रही यात्राओं में शीत का ही उपयोग किया जाएगा। शनि ग्रह तक आने जाने में कम से कम 12 वर्ष का समय लगने की आशा की गई है। इतने समय तक खाने पीने का सामान लेकर चलने वाला रॉकेट कितना भारी होगा और उसे छोड़ने व चलाने के लिए कितने ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी, इस विचार से तो वह यात्रा असंभव ही हो जाएगी।
इस समस्या का हल एक ही है कि यात्री को शीत में सुला दिया जाए और नियत समय पर स्वसंचालित यंत्र उसे गर्म करके पुनर्जीवित कर दे तथा आवश्यकता अनुसार फिर सुला दे। इसी व्यवस्था में कोई चालक 12 वर्षों तक बिना खाए पिए रह सकता है और अपनी यात्रा हल्के यान से भी जारी रख सकता है। जूल थॉम्सन पद्धति के अनुसार क्रायोजेनिक्स विज्ञान से कितने ही आश्चर्यजनक कार्य किए जाने लगे हैं। गैसों को द्रव रूप में ही नहीं, उन्हें ठोस रूप में भी जमा लिया गया है। हॉलैंड के विज्ञानी कामेर लिंद ओनेस ने शीत से उत्पन्न अति संवाहकता की शक्ति पर अनेक शोधें की है और भविष्यवाणी की है कि निकट भविष्य में ताप की प्रतिद्वंद्विता शीत द्वारा कर सकना संभव हो जाएगा। ताप को ही हर काम में वरिष्ठता नहीं मिलेगी, वरन शीत को भी उतना ही उपयोगी एवं शक्तिशाली अनुभव किया जाएगा। पात्रों को गैस रहित करना, अशुद्ध जल को शुद्ध बनाना, ऊंची तथा लंबी उड़ाने वाले रॉकेट चालकों के लिए श्वास सुविधा जुटाना, सूखी बर्फ बादलों पर छिड़ककर कृत्रिम वर्षा कराना, वस्तुओं को शीतल करके सुरक्षित रखना, आग बुझाने को कार्बन डाइऑक्साइड का भंडार सुरक्षित रखना, धातुओं का परिशोधन जैसे प्रयोजन तो पिछले बहुत समय से पूरे किए जा रहे हैं। अब कंप्यूटर सदी के जटिल रचना वाले तथा डेटा प्रोसेसिंग यंत्रों को स्वसंचालित रखने के साधन जुटाना शीत शक्ति के सहारे अधिक सरल हो चला है। शक्तिशाली चुंबकों का निर्माण करने के लिए भी यही पद्धति अधिक सरल पाई गई है। गर्मी के गीत गाते हमें मुद्दतें बीत गई, अब शीत के रहस्यों से भी हमें अवगत होना चाहिए। युद्ध से लेकर व्यवस्था भरी भगदड़ तक के परिणाम चिरकाल से अनुभव में आते रहे हैं। अब शांति, शीतलता, सौजन्य, मृदुलता, मधुरता और संतुलन भरी दूरदर्शिता का आश्रय लिया जाना चाहिए और देखना चाहिए कि शांति की दूरदर्शी रीति नीति प्रचंड उद्विग्नता से कम शक्तिशाली है या अधिक। शोधें हमें ताप के समान ही शांति की गरिमा से परिचित कराएंगी और तब यही उचित होगा कि हम शांति और क्रांति की समन्वयात्मक प्रक्रिया अपनाकर संतुलित वातावरण उत्पन्न करें।